नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एक घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं समुच्चय बोधक अव्यय आखिर क्या होते हैं। देखिए, दो वाक्य अथवा शब्दों के मिलान वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दो वाक्य अथवा दो शब्दों, ठीक है, को मिलाने वाले जो अव्यय होते हैं वो आपके समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं किस तरह से मिलाते हैं। जैसे आपके उदाहरण दे रखा है, हंस हंस दूध और पानी को अलग कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, आपका और शब्द जो है, ये और शब्द आपके इस दूध और आपके पानी दोनों से आपका संबंध बना रहा है। ठीक है दोस्तों, दोनों को, आपके दूध से भी इसका संबंध है और आप पानी से भी इसका संबंध है। तो यहाँ पर क्या होगा, और शब्द जो है आपका जो है समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर दो शब्दों का मिलान हो रहा है। और ऐसे ही दूसरा वाक्य है, पूजा बहुत तेज दौड़ी लेकिन प्रथम नहीं आ सकी। ठीक है, तो देखिए पूजा बहुत तेज दौड़ी, यहाँ पे एक वाक्य समाप्त हो गया, लेकिन प्रथम नहीं आ सकी, ये आपका दूसरा वाक्य है। ठीक है, तो क्या है, आपका लेकिन शब्द लग गया, तो लेकिन शब्द से आपका पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों आपस में जुड़ गए। ठीक है दोस्तों, पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से हो गया लेकिन शब्द जोड़ने की वजह से। ठीक है, तो जो लेकिन शब्द है यहाँ पर, ये क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका तीसरा वाक्य है, राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी राम और श्याम का संबंध जो है और शब्द बना रहा है। ठीक है, और शब्द से आपका राम का भी संबंध है और श्याम का भी है। तुम सब वहाँ जा सकते हो किंतु मैं नहीं। तो देखिए एक वाक्य यहाँ खत्म हुआ और दूसरा यहाँ से शुरू हो गया, पर किंतु शब्द लगा, किंतु शब्द ने क्या करा, आपस में इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, किंतु शब्द क्या कहलाएगा, समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते देख लेते हैं। इस समुच्चय बोधक शब्दों में कुछ इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, की, क्योंकि, जो, की, ताकि, हालांकि, लेकिन, अतः, इसलिए आदि। ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है समुच्चय बोधक अव्यय के प्रकार। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रकार हैं, एक है समानाधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं समानाधिकरण। आगे समानाधिकरण क्या होता है, जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इसमें कुछ इस तरह के शब्द होते हैं, जैसे और, एवं, या, ताकि, किंतु, परंतु आदि। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। समानाधिकरण के चार भेद होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, चार। पहला है संयोजक, विकल्पक, विरोधक, परिणामक। चलिए सबसे पहले हम संयोजक को देखते हैं, आखिर संयोजक क्या होता है। संयोजक जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों या मुख्य वाक्यों में संयोजन का या मेल का काम करता है। ठीक है, सीधे सीधे आप ये समझ जाइए कि जो समुच्चय बोधक शब्द दो शब्दों को या फिर दो वाक्यांशों को मुख्य वाक्य या फिर दो मुख्य वाक्यों को आपस में मेल करता है, मेल कराता है, वो आपका क्या कहलाता है, संयोजक कहलाता है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे आपका और हो गया, एवं हो गया, तथा हो गया, अर्थात हो गया, जो कि, आदि। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है, राम और श्याम मित्र हैं, तो जो और शब्द है ये जो है राम और श्याम दोनों को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसमें राम का संबंध किससे है, श्याम से है। ये कौन सा शब्द बता रहा है, और शब्द बता रहा है, तो ये और शब्द जो होगा वो आपका क्या होगा, संयोजक शब्द होगा। ठीक है दोस्तों,
ऐसे ही गाय तथा बंदर जानवर हैं, तो गाय और बंदर जो है इन दोनों का संबंध शब्द से है। ठीक, तथा शब्द जो है वो गाय और बंदर दोनों का को जोड़ रहा है। ठीक है, दोनों का संबंध बता रहा है, दोनों का मेल करा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका कि ये दोनों क्या हैं, जानवर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तथा शब्द जो है वो आपका संयोजक होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, संयोजक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है विकल्पक। विकल्पक शब्द क्या होते हैं, जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, शब्दांशों तथा वाक्यों में विकल्पक प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं, विकल्पक कहलाते हैं। देखिए आप सीधे सीधे ये समझ जाइए कि विकल्पक का मतलब ये होता है जहाँ पे विकल्प दिया हुआ हो, जहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ हो। वाक्य में जहाँ भी आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, वाक्य में कहीं पे भी ऑप्शन दर्शाया हुआ दिख रहा है, तो वहाँ आपका विकल्पक शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, और जो शब्द ऑप्शन या विकल्पक आपको दर्शाता है वो शब्द आपका विकल्पक कहलाता है। चलिए आइए उदाहरण से समझ लेते हैं इसको भी। इसमें भी कुछ इस तरह के शब्द आते हैं, जैसे कि आपका या हो गया, अथवा हो गया, चाहे हो गया, की हो गया, आदि हो गया। ठीक है, चलिए और अच्छे से उदाहरण से समझ लेते हैं। मैं दिल्ली जाऊं या आप जाओगे, तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है, मैं दिल्ली जाऊं, एक वाक्य यहाँ समाप्त हो गया, फिर या आप जाओगे। ठीक है, दूसरा वाक्य यहाँ शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो या शब्द है इसने ऑप्शन दिया है कि मैं दिल्ली जाऊं या आप जाओगे। ठीक है, तो यहाँ में सीधे सीधे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे विकल्प दिया हुआ है, तो यहाँ पे विकल्पक होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, विकल्पक समुच्चय बोधक होगा। चलिए दूसरा वाक्य है हमारा, हिंदी अथवा अंग्रेजी विषय पढ़ो, तो यहाँ पर भी ऑप्शन दे रखा है। अथवा शब्द से हमें विकल्प दिया है कि आप हिंदी पढ़ो या फिर अंग्रेजी पढ़ो। ठीक है दोस्तों, तो अथवा जो शब्द है ये आपका विकल्पक शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, विरोधक। विरोधक शब्द क्या होते हैं, जो समुच्चय बोधक शब्द पहले कथन का विरोध करते हैं वे विरोधक कहलाते हैं। ठीक है, जो भी समुच्चय बोधक शब्द जो होते हैं वो आपके पहले वाक्य का या पहले कही गई कोई बात का या फिर पहले वाक्य का या फिर पहले कथन का जो भी विरोध करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो शब्द आपके विरोधक शब्द कहलाते हैं। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, अगर, मगर आदि। ठीक है दोस्तों, चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं इसको भी। जैसे मोहन पढ़ा लिखा है, ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य समाप्त हुआ, परंतु बेरोजगार है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाक्य शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो पहला वाक्य है वो दूसरे वाक्य की से क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। दूसरा वाक्य पहले वाक्य की विरोध कर रहा है। विरोध करवाने के लिए कौन सा शब्द लगाया गया है, परंतु। ठीक है, परंतु शब्द लगाया गया है। मोहन पढ़ा लिखा तो है परंतु बेरोजगार है। ठीक है, तो पढ़ा लिखा तो है लेकिन वो बेरोजगार है, तो परंतु शब्द लगा के उनमें क्या कर दिया, जो परंतु शब्द है ये हमारा विरोधक शब्द है। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा वाक्य है, श्याम ने उसे रोका लेकिन वह रुका नहीं। यहाँ पर भी देखिए यही है, पहला वाक्य यहाँ समाप्त होता है और दूसरा यहाँ पे शुरू हो जाता है। और लेकिन शब्द से क्या हो रहा है कि पहले वाक्य का विरोध दूसरा वाक्य कर रहा है। ठीक है, और दूसरा वाक्य पहले वाक्य का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने शब्द लगाया लेकिन, तो ये लेकिन जो शब्द है इससे ही आपका दूसरा वाक्य पहले कथन का विरोध कर रहा है। ठीक है, श्याम ने उसे रोका लेकिन वह रुका ही नहीं। ठीक है, तो आपका विरोधाभास हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, विरोधक समुच्चय बोधक शब्द होगा, परंतु और लेकिन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है परिणामक। परिणामक शब्द क्या होते हैं, देखिए परिणामक जो समुच्चय बोधक शब्द पूर्व कथन के परिणाम का बोध कराएं उन्हें परिणामक कहते हैं। जैसे उसमें पहले का वाक्य था या पहले का कथन था या पहले की कई गई बात थी, उसमें विरोध हो रहा था, इसमें क्या होगा, परिणाम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिणामक शब्द होंगे। ठीक है दोस्तों, जब इसमें इस तरह के शब्द आएंगे जैसे इसलिए, अतएव, अन्यथा, नहीं, तो आदि। चलिए इसे उदाहरण से और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, ट्रेन छूट गई इसलिए मैं दिल्ली ना जा सका। देखिए यहाँ पर ट्रेन छूट गई, एक वाक्य यहाँ समाप्त हुआ और इसलिए लगा के मैं दिल्ली ना जा सका दूसरा वाक्य शुरू हो गया। तो देखिए ट्रेन छूट गई, इसका परिणाम ये हुआ कि मैं दिल्ली नहीं जा सका। ठीक है, तो इसलिए शब्द लगाकर क्या हुआ, यहाँ पे इसका परिणाम मतलब जो है आ गया, तो कि मैं दिल्ली नहीं जा सका।
तो यहाँ पर इसलिए शब्द जो होगा वो क्या होगा, इसलिए शब्द ने इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया आपस में, ठीक है। और इसका पहले वाक्य का कथन, जो पहले वाक्य का कथन जो है उसका परिणाम दूसरे वाक्य में आ रहा है, ठीक है। और कौन से शब्द लेके आ रहा है, इसलिए शब्द लेके आ रहा है। तो इसलिए शब्द जो होगा वो आपका परिणामक शब्द होगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही वर्षा हो रही है अतः मैं बाजार नहीं जाऊंगा। तो देखिए वर्षा हो रही है, इसके कारण क्या है, बाजार नहीं जाएंगे, मतलब वर्षा हो रही है इसलिए वो बाजार नहीं जाएंगे। परिणाम ये हुआ वर्षा हो रही है अतः मैं बाजार नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो वर्षा होने का परिणाम ये हुआ कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो अतः शब्द है, अतः शब्द आपका क्या होगा, परिणामक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती, ठीक है। तो क्या है, वर्षा के ऊपर अगर वर्षा होती तो ही फसल अच्छी होती, ठीक है। तो ये पहला जो वाक्य है प्रधान वाक्य, तो ये जो दूसरा वाक्य है इसके ऊपर आश्रित है। अगर वर्षा होती तो ही फसल अच्छी होती, तो शब्द होगा इसमें, तो शब्द आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद हैं, ठीक है दोस्तों। कितने भेद हैं, 4। पहला है कारण बोधक, दूसरा है स्वरूप बोधक, तीसरा है संकेत बोधक और चौथा है उद्देश्य बोधक। आइए एक एक करके इन्हें, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है कारण बोधक शब्द, ठीक है। जो अव्यय शब्द वाक्यों के उपवाक्यों में कारण का बोध कराए वे कारण बोधक शब्द कहलाते हैं। देखिए जहाँ पे भी वाक्यों में कारण का बोध होगा वहाँ आपके कारण बोधक शब्द होंगे, ठीक है। इसमें क्योंकि, इसलिए, चूंकि आदि इस तरह के शब्द आते हैं। आइए इन्हें भी समझ लेते हैं उदाहरणों से। शीला बाजार नहीं जा सकी क्योंकि उसकी बहन की शादी थी, ठीक है। तो इसमें कारण आ रहा है, वाक्य में कारण दिख रहा है, हमें कारण का बोध हो रहा है। शीला बाजार इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि उसकी बहन की शादी थी, ठीक है। तो कारण था कि उसकी बहन की शादी थी इसलिए वो बाजार नहीं जा सकी। तो क्योंकि शब्द लगाया है इसमें, तो ये क्योंकि शब्द जो है वो आपका क्या है, कारण बोधक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो होगा वो कारण बोधक समुच्चय, कारण समुच्चय बोधक कहलाएगा, ठीक है। तो आइए दूसरा वाक्य है, राम बहुत मेहनती है इसलिए मुझे पसंद है। तो राम बहुत मेहनती है इसलिए मुझे पसंद है, ठीक है। कारण, इसमें भी कारण हो रहा है कि जो राम है, राम मेहनती होने के कारण ही मुझे पसंद है, ठीक है। तो जो इसलिए शब्द है, इसलिए शब्द आपका कारण बोधक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है स्वरूप बोधक, ठीक है दोस्तों। क्या है, स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक क्या होता है, जो अव्यय शब्दों के बाद आने वाले वाक्य या कथन पहले वाक्य या कथन का स्पष्टीकरण करें उन्हें स्वरूप बोधक कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें जो पहला वाक्य होता है, पहला कथन होता है, उस कथन में का आप दूसरा जो वाक्य होता है उसका स्पष्टीकरण हो देता है, तो वहाँ पे आपका स्वरूप बोधक शब्द होते हैं। स्वरूप बोधक शब्द जो है इस तरह से होते हैं, जैसे अर्थात, यानी, मानो आदि, ठीक है। आइए दोस्तों आप उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे आज 2 अक्टूबर है, तो आज 2 अक्टूबर है ये आपका पहला वाक्य है, अर्थात गांधी जयंती ये आपका दूसरा वाक्य है। तो देखिए 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर ऐसा सिंपल सा वाक्य दे रखा है, लेकिन गांधी जयंती है, अर्थात गांधी जयंती है। तो जो अर्थात शब्द लगा है इससे स्पष्ट हो रहा है कि 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती है, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा वाक्य है, मोहन ने इतना सुंदर चित्र बनाया मानो अभी बोल पड़ेगा, ठीक है। तो मोहन ने इतना सुंदर चित्र बनाया, यहाँ पर आपका पहला वाक्य है, अभी बोल पड़ेगा, मानो अभी बोल पड़ेगा, यहाँ से आपका दूसरा वाक्य शुरू होता है। तो जो मानो शब्द है इससे आपका क्या हो रहा है, आपके पहले वाक्य का स्पष्टीकरण हो रहा है, ठीक है दोस्तों। मोहन ने इतना सुंदर चित्र बनाया मानो बोल उठेगा, ठीक है। तो इसका स्पष्टीकरण, दूसरे वाक्य ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है संकेत बोधक, ठीक है। संकेत बोधक क्या होता है, शर्त या संकेत प्रकट करने वाले अव्यय संकेत बोधक कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपका यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि इस तरह के शब्द आते हैं। अब हम और अच्छे से समझेंगे उदाहरण से। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, जिंदगी में सफल होना है
ये आपका पहला वाक्य है। और दूसरा वाक्य मेहनत करो, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है आपका संकेत हो रहा है यहाँ पे कि अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो संकेत देने वाला जो आपका शब्द है वो कौन सा है, तो, ठीक है। तो यहाँ पे संकेत बोधक शब्द कहलाएगा। यद्यपि उसने परिश्रम किया तथापि सफलता प्राप्त ना कर सका। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसने मेहनत करी, ठीक है। यद्यपि उसने मेहनत तो करी, यद्यपि उसने परिश्रम तो किया, तथापि लेकिन फिर भी वो सफलता प्राप्त ना कर सका। तो जो तथापि शब्द है ये आपका संकेत बोधक शब्द है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये शब्द जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है आपस में, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको संकेत दे रहा है कि उसने मतलब मेहनत तो की लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाई, ठीक है, तथापि उसको सफलता नहीं मिल पाई। चलिए दोस्तों, अब है उद्देश्य बोधक, ठीक है। उद्देश्य बोधक क्या होता है, जिन अव्यय शब्दों से कार्य करने के उद्देश्य का बोध हो, उद्देश्य बोधक कहलाता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपका उद्देश्य का बोध होगा वहाँ आपका उद्देश्य बोधक कहलाएगा। आइए इसे भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे ताकि, जिससे कि आदि इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। तो हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह सफल हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ताकि शब्द है वो आपका उद्देश्य बोधक शब्द कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये उद्देश्य बता रहा है, मतलब पहले वाक्य का दूसरे वाक्य को जोड़ रहा है और यहाँ पर आपका उद्देश्य बता रहा है। उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वह सफल हो पाए, ठीक है। ऐसे ही आपका दूसरा वाक्य है, राम ने डॉक्टर से दवा ली जिससे कि वह जल्दी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे भी उद्देश्य दिख रहा है हमें, ठीक है। राम ने डॉक्टर से दवा इसलिए ली जिससे कि वह जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका उद्देश्य हो रहा है। और उद्देश्यपूर्ण शब्द जो है वो आपका जैसे की है, ठीक है। ऐसे ही रोज व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। तो देखिए रोज व्यायाम करो ये उद्देश्यपूर्ण वाक्य है और ताकि शब्द जोड़ रहा है यहाँ पे इन दोनों वाक्यों को, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ताकि शब्द जो है वो आपका उद्देश्यपूर्ण शब्द हो जाएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे अगली